शादी का माहौल था। मोहल्ले की गलियों में सजावट की रोशनी चमक रही थी। बारातियों के नाच गाने से चारों ओर खुशियों का समा बंध गया था। रोहित की बारात गांव भर के लिए चर्चा का विषय बनी हुई थी, क्योंकि इस बारात की दुल्हन कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि सरकारी नौकरी करने वाली अनामिका थी, जो बचपन से ही मेहनती और होशियार थी और जिसने तमाम मुश्किल हालात झेलकर प्रतियोगिता परीक्षा पास की थी। गांव भर में लोग कहते थे कि लड़की ने अपने पिता का नाम रोशन कर दिया है, क्योंकि उसके पिता साधारण किसान थे और मां घर के कामकाज में लगी रहती थी। लेकिन अनामिका ने परिवार की स्थिति देखकर ठान लिया था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और ऐसी मंजिल हासिल करेगी जिससे उसके घर वालों का सिर ऊंचा हो सके। जब शादी की बात चली तो अनामिका की नौकरी ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। लोग कहते, देखो अब रोहित की ज़िंदगी बन जाएगी, उसे तो तैयार सुधार कर बनी बनाई बहू मिली है, जिसे पैसे की तंगी कभी नहीं होगी। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसकी तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन गांव समाज में सरकारी नौकरी की वैल्यू किसी भी चीज़ से बड़ी मानी जाती थी, इसलिए सब उसकी किस्मत की तारीफ कर रहे थे। शादी के दिन घर में चहल पहल का आलम था। सास ने पड़ोसिनों के सामने बार बार कहा, देखो मेरी बहू सरकारी अफसर है, अब हमारा घर भी लोगों को मिसाल लगेगा। दूल्हा रोहित घोड़ी पर सजा धजा बैठा था और बैंड की धुन पर बच्चे नाच रहे थे। वहीं दुल्हन अनामिका अपने घर में सखियों से घिरी बैठी थी। चेहरे पर हल्की घबराहट और आंखों में भविष्य के सपनों की चमक थी। उसे अपने जीवन का ये नया पड़ाव बहुत अहम लग रहा था, क्योंकि वह मानती थी कि शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि दो परिवारों का संगम है और वह इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती थी। जब बारात घर पहुंची तो रिश्तेदारों की भीड़ में हर किसी की जुबान पर यही था कि आज रोहित का घर किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा, क्योंकि सरकारी नौकरी वाली बहू आ रही है। शादी की रस्में हंसी खुशी पूरी हुई। अनामिका ने लाल जोड़े में जैसे ही चौखट पार की, घर वालों ने उसे दुल्हन की तरह नहीं बल्कि मानो घर की नई इज्जत की तरह देखा। लेकिन इसी इज्जत के पीछे एक अजीब सा दबाव भी छुपा था। ससुराल की दहलीज पर कदम रखते हुए अनामिका ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह नौकरी के साथ साथ इस घर को भी पूरे दिल से अपनाएगी। लेकिन शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि यही नौकरी जो आज सबको गर्व और सम्मान का कारण लग रही है, वही आने वाले दिनों में सबसे बड़ी परेशानी और तानों का सबब बन जाएगी। सास शुरुआत में उसके आगे पीछे घूमती रहीं, पड़ोस की औरतों से कहती, अब मेरी बहू को देखो, पढ़ी लिखी समझदार अफसर, सब उसकी मिसाल देंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगी। शुरू में अनामिका हर काम में हाथ बटाने की कोशिश करती। सुबह जल्दी उठकर पूजा करती, फिर नाश्ता बनवाने में मदद करती और उसके बाद ऑफिस निकल जाती। लेकिन सास को हमेशा लगता कि वह घर के कामों पर ध्यान नहीं देती। रोहित बीच में समझाता, माँ उसे सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है, इतना बड़ा काम करती है, थोड़ा आराम करने दो। लेकिन सास की बातों में अब एक छुपा हुआ ताना झलकने लगा था, अरे बेटा, नौकरी कर लेने से कोई घर की लक्ष्मी नहीं बन जाती, बहू का असली काम तो घर संभालना होता है। अनामिका चुपचाप से बातें सुन लेती और सोचती कि शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त बीतने के साथ ये तनाव और गहराता गया। पड़ोस की औरतें भी कभी तारीफ करती, कभी जलन भरे अंदाज में कह देती, अरे अब तो तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं, बहू कमाएगी तो घर में ऐश होगा। और ये सुनकर सास का चेहरा अकड़ जाता। उसे लगता कि लोग कह रहे हैं कि अब घर में बहू की कमाने वाली है और बेटी की अहमियत कम हो गई है। धीरे धीरे घर के भीतर अनामिका की नौकरी इज्जत से ज़्यादा बोझ की तरह महसूस होने लगी। रोहित ऑफिस से लौटकर अक्सर थका हारा आता, लेकिन अनामिका से कोई छोटी सी गलती हो जाती तो सास तुरंत कह देती, नौकरी का बड़ा घमंड है तुझे, लेकिन घर गृहस्थी की समझ तो ज़रा भी नहीं। अनामिका के लिए ये बातें बहुत चोट पहुंचाने वाली थी। वह चाहकर भी समझ नहीं पाती कि जिस नौकरी को सब ने उसका गर्व बताया, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्यों बन रही है। कभी कभी वह अकेले कमरे में बैठकर सोचती, क्या सचमुच बहू होने के लिए नौकरी छोड़ देनी चाहिए? क्या औरत की असली पहचान सिर्फ रसोई और झाड़ू पोछा ही है? धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि रोहित भी माँ और पत्नी के बीच झूलने लगा। माँ उसे बार बार समझाती, बेटा बहू से कहो कि घर के कामों पर ध्यान दे, ये नौकरी वोकरी तो किसी काम की नहीं, अगर घर टूटने लगे। रोहित उलझन में पड़ जाता। उसे अनामिका की मेहनत और संघर्ष याद आता कि कैसे उसने छोटी सी झोपड़ी में पढ़ाई की, बिजली न होने पर लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ी और बिना कोचिंग के
अपनी लगन से सरकारी नौकरी हासिल की। लेकिन माँ की जिद भी कम न थी। रोहित ने कई बार अनामिका से कहा, थोड़ा माँ का मन रख लिया करो, उन्हें लगता है कि नौकरी की वजह से तुम घर से दूर हो जाती हो। अनामिका ने भी समझाने की कोशिश की, मैं तो चाहती हूँ कि दोनों चीज़ें साथ चलें, घर भी और नौकरी भी। लेकिन अगर मेरी मेहनत को बोझ समझा जाने लगे तो बहुत तकलीफ होती है। गांव के लोग भी अब ताने मारने लगे थे, अरे सरकारी नौकरी वाली बहू है तो घर के काम करने की क्या ज़रूरत, नौकर रख लो। और ये सुनकर सास का चेहरा जलन से भर उठता। बात बात पर वह अनामिका को ताने देने लगती, लोग सोचते हैं हम तेरे पैसों पर पल रहे हैं, ये कैसी इज्जत है, बहू नौकरी करे तो भी घर वालों को ताने सुनने पड़े, ये भी कोई सुख है। अनामिका के लिए ये सब सहना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन वह चुप रहती, क्योंकि वह जानती थी कि जवाब देने से घर और बिखर जाएगा। यहीं से इस कहानी की असली जंग शुरू होती है, एक बहू की जो नौकरी और घर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है, एक माँ की जो अपनी बहू को परंपरागत जिम्मेदारियों के घेरे में देखना चाहती है, और एक पति की जो दोनों के बीच फंसकर खुद को असहाय महसूस करता है। बाहर की दुनिया अनामिका को मिसाल मानती है, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर वह हर दिन अपने अस्तित्व और रिश्तों के लिए लड़ाई लड़ रही है। सवाल यही है कि क्या अनामिका अपनी नौकरी और अपने रिश्तों दोनों को बचा पाएगी या फिर उसे किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। सुबह का वक्त था, आंगन में तुलसी के पास धूप जल रही थी, रसोई से छौंक की खुशबू उठ रही थी और घर के भीतर एक अजीब सा तनाव पसरा हुआ था, क्योंकि आज अनामिका की दफ्तर में एक अहम मीटिंग थी जहां उसकी नई जिम्मेदारियों पर चर्चा होनी थी। वहीं घर पर तीज त्यौहार की तैयारी को लेकर सास का मूड बिगड़ा हुआ था। सास का नाम शांति देवी था और वह बात बात पर कह देती कि बहू हो तो त्यौहार में घर संवारना पहली जिम्मेदारी है, नौकरी का क्या है, कल है तो परसों नहीं, पर घर की मर्यादा तो जीवन भर साथ रहती है। अनामिका ने नम्रता से कहा कि वह पूजा की थाली और प्रसाद की तैयारी कर देगी, मगर मीटिंग समय पर पकड़नी होगी, वह जल्दी लौटकर बाकी काम संभाल लेगी। शांति देवी ने सूखे स्वर में उत्तर दिया कि घर की बहू का जल्दी लौटना सुनते सुनते उन्हें महीनों हो गए हैं, और इसी बहाने रोहित की छोटी बहन पूजा, जो अक्सर मायके आकर रहती थी, अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली कि बहू का फ़र्ज़ घर के लिए समय निकालना है, ये बड़ी अफसरी दिखाने नहीं। ये सुनकर रोहित असहज हो गया। उसने माहौल हल्का करने को कहा कि अनामिका मीटिंग निपटाकर लौट आएगी तो हम सब मिलकर शाम की पूजा धूमधाम से करेंगे। पर शांति देवी के मन की गांठ खुली नहीं। उन्होंने बात टाल दी और चुपचाप अपनी ढोलक वाली संदूकची में पूजा का सामान निकालने लगी। उसी दिन अनामिका के दफ्तर में विभागीय स्तर पर निरीक्षण आने वाला था। उसने रात भर प्रेजेंटेशन संभाली, कागजात दिखाने के क्रम और संभावित सवालों के उत्तर तैयार किए। उसे भीतर भीतर ये एहसास था कि अगर आज का दिन वह संभाल लेगी तो उसके करियर की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। पर एक कोने में ये चिंता भी सुलग रही थी कि शाम तक लौटने में देर हुई तो घर में ताने बाने का जाल फिर वही पुराना बन जाएगा। दफ्तर पहुंचते ही उसने टीम से तालमेल बैठाया। वह अपने जूनियर कर्मचारियों को सधे शांत अंदाज में समझाती रही कि निरीक्षण में पारदर्शिता और शुचिता ही असली ताकत है, और यहीं उसकी सादगी सामने आई, क्योंकि उसने एक फाइल को छुपाने का सुझाव साफ मना कर दिया। कहा कि कमी है तो सामने आए, हम सुधारेंगे, गलतियों से बचना है तो पहले गलतियां माननी पड़ती हैं। उसकी इस साफगोई ने टीम का भरोसा जीता और निरीक्षण दल को भी प्रभावित किया। शाम तक आते आते उसके बॉस ने अलग से बुलाकर कहा कि अगले महीने एक प्रमोशन पैनल बैठेगा और उसका नाम पहली पंक्ति में है। ये सुनकर अनामिका की आंखें नम हो गईं। उसे अपने पिता की मेहनत, माँ के आशीर्वाद और अपनी खुद की रात दिन की पढ़ाई याद आने लगी। पर उसी भावुकता के बीच उसे घर की घड़ी दिखी। पूजा का समय नज़दीक था। वह भागते भागते निकली। रास्ते में प्रसाद के लिए ताज़े फल और मेवा लिए और मन ही मन तय किया कि घर पहुंचकर सबसे पहले शांति देवी के चरण छुएगी। पर जैसे ही घर में दाखिल हुई, सामने से पूनम चाची, जो मोहल्ले में सभी खबरें सबसे पहले जानने के लिए मशहूर थी, मुस्कुरा कर बोली, तो बहू बिटिया आ भी गई, अब पूजा का मुहूर्त निकल ही जाता है। फिर धीमे से शांति देवी के पास बैठकर फुसफुसाई, सुना है दफ्तर में आज बड़े साहबों के साथ चाय नाश्ते की खूब धूम रही, बहू जी की तो खूब खातिरदारी हुई होगी। उनके इस अंदाज में जो मीठा जहर था वह शांति देवी के दिल में उतर गया। उन्होंने थाली थामे थामे बस इतना कहा, खैर पूजा में देर ना हो, पर उनकी आंखों की नमी बता रही थी कि बहू की नौकरी फिर रिश्तों पर भारी पड़ गई है। पूजा समाप्त हुई। घर में आरती की घंटियां बजी।
रोहित ने अनामिका के हाथ से दिया थामकर साथ में आरती की। सास ने भी उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा। पल भर को लगा कि सब सामान हो रहा है, मगर रात को रसोई में बर्तन रखते समय जब शांति देवी ने अपनी पुरानी सोने की चूड़ियां ढूंढी तो एक जोड़ी गायब दिखी। घबराकर उन्होंने सब जगह देखा। पूजा ने भी अलमारी और संदूकची खंगाल दी, कुछ नहीं मिला और देखते देखते घर का वातावरण सन्नाटे में बदल गया। शांति देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने हल्की सी बात शुरू की कि आज घर में इतने लोगों का आना जाना हुआ, कहीं किसी ने फिर रुक गई। अनामिका ने तुरंत कहा कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं, हम सब मिलकर ढूंढ लेते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने चूड़ियाँ पॉलिश के लिए निकाली थी, शायद किसी और डिब्बे में रख दी हों। मगर पूजा ने एक तीखा वाक उछाल दिया कि इतनी भाग दौड़ वाली नौकरी में याद किसे रहता है। हो सकता है बहू ने ही कहीं रखकर भूल गई हो, या दफ्तर से सीधे आई हैं, बैग में गड़बड़ हो गई हो। रोहित ने बहन को घूर कर देखा, पर शांति देवी ने उसे रोका। बोली कि किसी पर उंगली उठाने से पहले हमें याद रखना चाहिए कि ये घर हमारा है और हमारी चीज़ें भी यहीं मिलेंगी। अनामिका ने बिना देर किए अपना बैग, फाइल, ड्रॉर, रसोई के डिब्बे सब उलट पलट कर दिखाए, पर चूड़ियाँ नहीं मिली। रात भारी हो गई। रोहित ने कहा कि कल सुबह फिर से सलीके से ढूंढेंगे। शांति देवी ने बस इतना कहा कि ठीक है, पर उनकी आवाज़ में वह कांप था जो बहू के दिल तक उतर गया। अगले दिन जब रोहित दफ्तर गया, अनामिका ने घर संभालते हुए नए सिरे से खोजबीन की। उसने मंदिर की आसनियों, पर्दों के मोड़, साड़ियों के खानों तक देख डाला। तभी उसे याद आया कि पिछली बार शांति देवी ने चूड़ियाँ पहनकर तुलसी के पास दिया रखा था और फिर जल्दी जल्दी रसोई में चली गई थी। अनामिका ने तुलसी चौरे के पास रखा पुराना पोटली नुमा कपड़ा उठाया। उसके भीतर सिंदूर, चावलों के दाने, रोली, एक छोटा सा पर्स था। पर्स खोला तो भीतर चमकती वही चूड़ियाँ रखी थी। अनामिका के होठों पर अनायास मुस्कान आई। उसने मन ही मन कहा कि मिल गई। फिर उसने सोचा कि इसी बहाने घर का माहौल हल्का हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह चूड़ियाँ लेकर आंगन में आई, पूनम चाची एक बार फिर हाजिर थी और शांति देवी से कह रही थी कि आजकल के ज़माने में जेवर संभालना मुश्किल है, नौकर चाकर पर नज़र रखना चाहिए। या फिर चाची की निगाह अनामिका के बैग पर ठहर गई, पर इससे पहले की बात और बुरी दिशा में जाती अनामिका ने हंसते हुए चूड़ियाँ सास के हाथों में रख दी और बोली कि मिल गई माँ जी, तुलसी की आसनी के पास पर्स में, आप पूजा के समय रखकर भूल गई थी। शांति देवी के चेहरे पर एकाएक राहत और लज्जा एक साथ उतर आई। उन्होंने बिना किसी भूमिका के बहू को गले लगा लिया। बोली कि मेरी भूल थी बेटा, मैंने मन ही मन कितने ख्याल कर लिए थे, तू बुरा मत मान। अनामिका ने तुरंत उनकी हथेली थाम ली और कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, बुरा क्यों मानूंगी। घर के बड़े कभी गलत नहीं होते, बस कभी कभी भूल हो जाती है। ये सुनकर पूनम चाची मुस्कुराते हुए वहाँ से खिसक गईं, पर इस छोटे से घटनाक्रम ने घर के भीतर की हवा को पल भर को मुलायम बना दिया। इसी बीच एक और मोड़ आया। मोहल्ले के स्कूल में गांव की एक होनहार लड़की नैना, जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने लगी थी, उसके पिता सब्जी का ठेला लगाते थे। अनामिका ने दफ्तर से लौटते समय नैना को रोते देखा तो उससे बात की। पता चला कि फीस जमा न होने के कारण नाम काटने की नौबत है। अनामिका ने उसी शाम रोहित के साथ मिलकर नैना की फीस भरवा दी और स्कूल के प्रिंसिपल से कहकर उसे विज्ञान की तैयारी के लिए पुस्तकालय में विशेष समय मिलने का इंतज़ाम भी कराया। ये बात मोहल्ले में फैली तो कई लोगों की नज़र में अनामिका की इज्जत और बढ़ गई, पर जहाँ लोगों के आशीर्वाद मिले वहीं कुछ पुराने ईर्ष्यालु चेहरों को ये दिखावा लगा। किसी ने शांति देवी के कान में कहा कि बहू बहुत नाम कमा रही है, कल को लोग यही कहेंगे कि घर चलाने वाली वही है, और जो जख्म भरने लगे थे वह फिर हरे होने लगे। शांति देवी ने ऊपरी तौर पर तो बहू की तारीफ की, पर भीतर कहीं एक डर बैठ गया कि बहू की नौकरी और नेकी की चमक में कहीं बेटे बहू घर के बीच की परंपरागत सज्जा धुंधली न पड़ जाए। इसी तनाव के बीच एक गंभीर घटना हुई। रोहित के पिता, जिन्हें सब बाबूजी कहकर बुलाते थे, देर रात सीने में दर्द की शिकायत लेकर उठे। घर में अफरा तफरी मच गई। शांति देवी का चेहरा पीला पड़ गया। रोहित घबराहट में इधर उधर चीज़ें ढूंढने लगा। अनामिका ने बिना समय गंवाए अपने दफ्तर की हेल्पलाइन और शहर के सरकारी अस्पताल में कार्डियक इमरजेंसी को फ़ोन लगाया। एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। रास्ते में आवश्यक विवरण, पुरानी रिपोर्ट और दवाइयाँ साथ लीं। अस्पताल पहुंचे तो अनामिका ने फाइलें डॉक्टर के हाथ में दी। तत्काल ईसीजी और एंजाइम टेस्ट कराए गए। डॉक्टर ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, समय पर लाने से बड़ा नुकसान टल गया। ये सुनते ही शांति देवी की आंखों में आंसू छलक आए और उन्होंने अनामिका का सिर पकड़कर माथा चूम लिया। बोली कि आज अगर तू ना होती तो
मैं क्या करती बेटा। रोहित ने भी अनामिका के कंधे पर हाथ रखा और धीमे से कहा कि तुमने बहुत संभाला। उस रात अस्पताल के सफ़ेद गलियारों में परिवार ने एक दूसरे का हाथ थामे उम्मीद की डोर पकड़े रखी। सुबह तक बाबूजी की हालत स्थिर हो गई। डॉक्टर ने दवा और परहेज बताकर घर भेज दिया। ये घटना घर के समीकरणों को बदलने वाली थी। कम से कम आने वाले कुछ दिनों तक शांति देवी का व्यवहार अनामिका के प्रति बेहद नरम हो गया। वह बार बार कहती कि बेटी तूने तो मेरी जान बचा ली, और अनामिका हर बार मुस्कुराकर जवाब देती कि माँ ये सब आपकी दुआ का असर है। पर जिंदगी कब सीधी राह चलती है। अस्पताल से लौटे एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि अनामिका के दफ्तर की तरफ से एक नोटिस आया कि उसकी ईमानदारी और कार्यकुशलता को देखते हुए उसे जिले की एक नई यूनिट में अस्थायी प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। ये जिम्मेदारी सम्मान और चुनौती दोनों थी, पर इसका मतलब ये भी था कि कुछ महीनों तक उसे अक्सर देर रात तक काम करना पड़ेगा और कभी कभी साइड विजिट के लिए भी बाहर जाना होगा। रोहित ने पत्र पढ़ा और सच्चे गर्व के साथ कहा कि ये तुम्हारी मेहनत का फल है। लेकिन शांति देवी के चेहरे पर चिंता छा गई। उन्होंने बिना घुमाए कहा कि बेटा रात बिरात बाहर जाना ठीक नहीं। मोहल्ले में बातें बनती हैं, लोग आंखें उठा कर देखते हैं। पूजा ने फिर आग में घी डाला कि और ऊपर से जब बहू अस्थायी प्रभारी बनेगी तो घर में अस्थायी बहू ही रहेगी क्या। ये सुनते ही रोहित भड़क उठा, बोला कि पूजा तुझे शर्म नहीं आती, ऐसी बात कहती है। ये वही बहू है जिसने पिछले हफ्ते पापा की जान बचाने में सबसे आगे खड़ी रही। पर शांति देवी ने रोहित को हाथ से इशारा कर चुप कराया। बोली कि बच्चे हैं, बहक गए, पर मेरी चिंता को हल्के में मत लो। अनामिका ने बहुत शांति से कहा कि माँ मुझे आपकी चिंता समझ में आती है। मैं अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखूंगी। ऑफिस की गाड़ी होगी, टीम के साथ रहूंगी और रात में लौटने पर आपको फ़ोन कर दूंगी। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, पर उनका मौन बता रहा था कि भीतर का डर अभी गया नहीं है। उधर दफ्तर में अनामिका के प्रमोशन की हवा और तेज चलने लगी। कुछ सहकर्मियों ने दिल से खुशी जताई, कुछ के चेहरों पर जलन की परछाई दिखने लगी। एक दो बार मीटिंग के बाद फ़ोटो खींची तो किसी ने उसे मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। कैप्शन था, हमारी बहू जिले की शान। लोगों ने तालियां बजाईं, दिल खोले, शब्दों में बधाई दी। उसी भीड़ में दो चार लोग मजाक में लग गए, रोहित भैया अब आराम करेंगे, घर का सीईओ बदल गया। ऐसे मजाक अक्सर रिश्तों की नसों में नमक की तरह चुभते हैं। शांति देवी ने संदेश देखे तो मुस्कुरा न सकी। उनके मन में फिर वही पुराना डर सर उठाने लगा। शाम को उन्होंने रोहित से कहा कि बेटा घर की प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए, तुम्हारा भी सम्मान है। कई लोग ये ना कहने लगे कि बहू के हाथ में घर की लगाम है। रोहित ने थके स्वर में कहा कि माँ सम्मान किसी का छीना नहीं जा रहा, हम सब मिलकर घर हैं। शांति देवी ने लंबी सांस ली और बोली कि मैं बस यही चाहती हूँ कि अनामिका समझे, घर भी उसकी जिम्मेदारी है। ये बातें अनामिका ने दरवाजे के पीछे खड़ी सुन ली। उसे दुख हुआ, पर उसने चुप रहना ठीक समझा। 2 दिन बाद एक और तनाव ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। विभाग की ओर से एक औपचारिक डिनर आयोजित हुआ, जिसमें जिले के अफसरों और नई यूनिट के प्रभारियों को बुलाया गया था। अनामिका के बॉस ने साफ कहा था कि ये डिनर कारगर समन्वय के लिए आवश्यक है। वह ना जाए तो उसे अलग थलग समझा जाएगा। अनामिका ने घर में बात रखी। रोहित ने तुरंत हामी भरी कि वह ड्रॉप और पिकअप कर देगा, देर ना होगी। पर शांति देवी का चेहरा फिर उतर गया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि मुझे ये रात के कार्यक्रम पसंद नहीं। घर की बहू को रात में बाहर से आना अच्छा नहीं लगता। अनामिका ने हाथ जोड़कर कहा कि माँ मैं समझती हूँ, पर यह दफ्तर की ज़रूरत है, मैं समय पर लौट आऊँगी। शांति देवी चुप रहीं। रात में जब अनामिका डिनर से लौटी तो समय थोड़ा बढ़ गया था। मोबाइल नेटवर्क में भी दिक्कत हो गई थी, वह कॉल नहीं कर पाई थी। घर पहुंची तो दरवाजे पर शांति देवी जागती मिली। उनकी आंखों में चिंता का समंदर था और माथे पर पसीने की परत। उन्होंने बस इतना कहा कि आ गई, चलो। उनके इस छोटे जवाब में 1000 उल्हाने छिपे थे। अनामिका ने धीरे से कहा कि माँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। पर शांति देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कमरे में चली गईं। रोहित ने अनामिका का हाथ दबाया और कहा कि चिंता मत करो, सुबह मैं माँ से बात करूँगा। पर अनामिका का मन रात भर बिखरा रहा। उसने सोचा कि नौकरी की राह पर चलते चलते क्या वह अपने घर से दूर होती जा रही है। क्या ईमानदारी और लगन के बावजूद वह बहू नहीं बन पा रही है जिसकी कल्पना इस घर ने की थी।
सुबह अनपेक्षित मोड़ आया। मोहल्ले के स्कूल से खबर आई कि नैना को राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में चयन मिल गया है और प्रिंसिपल ने विशेष रूप से अनामिका को बुलाया है। सम्मान सूचना पत्र देना है। शांति देवी भी उसके साथ गईं। मंच पर प्रिंसिपल ने कहा कि कभी कभी किसी एक इंसान का समय पर किया गया छोटा सा प्रयास किसी एक बच्चे की ज़िंदगी बदल देता है। अनामिका जी ने जो किया वह हम सब के लिए उदाहरण है। तालियों की गड़गड़ाहट में शांति देवी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अनामिका का हाथ पकड़कर दबाया, जैसे कह रही हूँ कि तू सही कर रही है। लेकिन इसी क्षण घर लौटते समय सड़क पर पूनम चाची मिल गईं। उन्होंने हंसकर कहा कि बहू बिटिया, रात का डिनर कैसा रहा? ये एक साधारण सा सवाल था, मगर शांति देवी के मन में रात का ठंडा शिकवा फिर से जाग उठा। घर पहुँचते पहुँचते उनका चेहरा फिर सख्त हो गया। शाम को उन्होंने रोहित और अनामिका को बैठाकर कहा कि मैं किसी की अच्छाई नहीं नकारती, पर घर की मर्यादा और तरीके भी ज़रूरी हैं। हमें तय करना होगा कि क्या क्या सीमाएं रहें। रोहित ने समझाने की कोशिश की कि सीमाएं विश्वास से बनती हैं, दीवारी खड़ी करके नहीं। पर शांति देवी की ठान ली थी कि वह कुछ नियम तय करेंगी, जैसे रात के बाद कोई ऑफिस कार्यक्रम नहीं, हर त्यौहार पर छुट्टी अनिवार्य, वेतन का एक हिस्सा सीधे घर के खर्च में और सप्ताह में एक दिन पूरा परिवार साथ। अनामिका ने शांत भाव से कहा कि माँ, परिवार का दिन मुझे भी प्रिय है। त्योहारों पर छुट्टी मैं पहले भी लेती रही हूँ। वेतन का हिस्सा मैं तो खुद आपके हाथ में देना चाहती हूँ, पर रात के ऑफिस कार्यक्रम कभी कभी अनिवार्य होते हैं। अगर मैं वहाँ ना गई तो लोग यही समझेंगे कि मैं अपनी टीम का हिस्सा नहीं हूँ। शांति देवी ने कटे स्वर में कहा कि लोग क्या समझेंगे मैं नहीं जानती, मैं बस ये जानती हूँ कि मेरी बहू रात को घर के बाहर नहीं रहेगी। ये कहते हुए उनकी आवाज़ कांपी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित ने अनामिका की तरफ देखा, अनामिका ने रोहित की तरफ, और फिर उसने शांति देवी के पैरों के पास बैठते हुए कहा कि माँ, आपकी मर्यादा मेरी भी मर्यादा है, पर मेरी नौकरी मेरा आत्मसम्मान है। मैं वादा करती हूँ कि जहाँ भी जाऊँगी आपकी इज्जत, अपना चरित्र और हमारी गृह मर्यादा कभी नहीं टूटेगी। लेकिन मुझे कभी कभी दफ्तर के ऐसे कार्यक्रम में जाना पड़ेगा। मैं देरी हो तो आपको लाइव लोकेशन, ड्राइवर का नंबर और ऑफिस का संपर्क दे दूंगी। अगर तब भी आपको असुविधा लगे तो मैं आपकी हर शर्त मान लूँगी। शांति देवी ने कठोर चेहरे के पीछे की माँ को थोड़ा मुलायम होते महसूस किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखने लगी, जैसे अपने भीतर का जवाब तलाश रही हूँ। रात ढली, घर सोया, पर 3 दिलों में सवाल जागते रहे। क्या एक बहू अपनी नौकरी और अपने घर दोनों को साथ लेकर चल सकती है? क्या एक माँ अपने पुराने डर और समाज की परछाइयों से ऊपर उठकर बहू की उड़ान को अपनी छाया दे सकेगी? और क्या एक पति उस पुल की तरह खड़ा रह पाएगा जो 2 किनारों को जोड़ता है? सुबह होने से पहले मोबाइल पर प्रमोशन पैनल की आधिकारिक ईमेल आ गई। अनामिका का इंटरव्यू अगले सोमवार को था और उसी सोमवार बाबूजी की फॉलोअप जांच का समय भी। इसके साथ ही जिले की नई यूनिट का एक अचानक साइड विजिट कैलेंडर में दर्ज था। 3 दिशाएं, 3 ज़रूरतें, 3 रिश्तों की परीक्षा। अब कहानी यहीं से टकराव और चुनाव के उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक सही कदम घर को रोशनी दे सकता है और एक गलत कदम घर की दीवारों में दरार। क्या अनामिका सब संभाल लेगी या उसे किसी एक दिशा में ना कहना पड़ेगा? ये अगली सुबह तय करेगी। सुबह का सूरज उगते ही घर में हलचल शुरू हो गई थी। बाबूजी की सेहत अब ठीक थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें सख्त परहेज और नियमित चेकअप की सलाह दी थी। रोहित ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। शांति देवी तुलसी के चौरे पर दिया जलाकर भगवान से घर की सुख शांति की दुआ मांग रही थी, और अनामिका अपने इंटरव्यू और यूनिट के साइट विजिट की तैयारियों को लेकर उलझी हुई थी। अगले सोमवार का दिन उसके लिए बहुत अहम था, क्योंकि उसी दिन प्रमोशन का इंटरव्यू भी था, नई यूनिट का निरीक्षण भी और बाबूजी का मेडिकल फॉलोअप भी। तीनों काम एक साथ, तीनों ज़रूरी, और तीनों का सीधा संबंध उसके जीवन और परिवार से था। वह सोच में डूबी थी कि कैसे किसी प्राथमिकता दे। तभी सास की आवाज़ आई, बहू, पूजा का प्रसाद तैयार है या नहीं? अनामिका भागकर रसोई में गई और जल्दी जल्दी थाली सजाने लगी। शांति देवी ने हल्की नाराज़गी में कहा, देखो, नौकरी अपनी जगह है, लेकिन घर गृहस्थी की मर्यादा भी निभानी पड़ती है। सुबह का समय घर का होता है। अनामिका ने विनम्रता से कहा, माँ, मैंने सब देख लिया है, आप चिंता मत कीजिए, और थाली उनके हाथ में दे दी। दिन बीतते गए और तनाव गहराने लगा। मोहल्ले में ये चर्चा फैल गई कि अनामिका का प्रमोशन लगभग तय है। लोग उसे देखते तो बधाई देने लगते,
बहू बिटिया तो अब और ऊंचे पद पर जाएगी। अब तो घर की गाड़ी चारों तरफ दौड़ेगी। कुछ लोग दिल से खुश थे तो कुछ ने जलन छिपाई नहीं, बल्कि कह दिया, बहू तो ऊपर जाएगी पर सास का क्या होगा, उसे तो अकेले घर संभालना पड़ेगा। ये ताने शांति देवी के दिल में उतरते और वह चाह कर भी सहज न रह पाती। घर आकर उन्होंने रोहित से कहा, बेटा मुझे डर लगता है ये प्रमोशन कहीं बहू को हमसे दूर न कर दे। देख तो रही हूँ उसकी ड्यूटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल को अगर उसे बाहर जिले में जाना पड़ा तो क्या होगा। रोहित ने माँ को समझाया, माँ आप फिक्र मत कीजिए, अनामिका कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। आप ही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। पर शांति देवी का मन शांत नहीं हुआ। उधर अनामिका दफ्तर में और घर में दोनों जगह संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। वह सुबह जल्दी उठकर सास की मदद करती, बाबूजी की दवा समय पर देती, फिर दफ्तर दौड़ती। वहाँ काम का बोझ अलग, फाइलों का अंबार और नई यूनिट की रिपोर्ट बनानी। शाम को लौटकर घर के काम देखना। उसे नींद तक पूरी नहीं मिलती थी, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभाल लेती थी, क्योंकि उसके दिल में एक ही बात थी, अगर मैं हार मान गई तो सब कहेंगे कि औरत नौकरी और घर साथ नहीं चला सकती। मुझे साबित करना है कि ये संभव है। शाम को रोहित अपने ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि अनामिका थकी हारी कुर्सी पर बैठी है। उसके माथे पर पसीना था और आंखों में थकान। रोहित ने पास बैठकर उसका हाथ थामा और बोला, तुम इतनी जिम्मेदारियां अकेले मत संभालो, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। अनामिका ने हल्की मुस्कान दी, तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है, वरना मैं कब की टूट चुकी होती। ये सुनकर रोहित का दिल भर आया। उसने ठान लिया कि चाहे माँ कुछ भी कहें, वह हर हाल में पत्नी के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन परिवार की मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले ही दिन नई यूनिट की साइट विजिट की तारीख आ गई। अनामिका को सुबह से ही वहाँ जाना था और देर शाम तक वापस लौटना था। उसने सास को समझाया, माँ ये विजिट बहुत ज़रूरी है, मेरी टीम का भरोसा मुझ पर है, अगर मैं नहीं गई तो सब पर असर पड़ेगा। मैं लौटकर बाबूजी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। शांति देवी ने चेहरे पर चिंता लाकर कहा, अगर तू समय पर नहीं लौटी तो चेकअप छूट जाएगा। बहू का काम घर के बुजुर्गों से बड़ा नहीं होता। ये सुनकर अनामिका का दिल बैठ गया। उसने विनम्रता से कहा, माँ मैं समय से लौटने की कोशिश करूंगी, आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मौन में नाराज़गी साफ झलक रही थी। वह सोमवार आया। सुबह से ही घर में बेचैनी थी। अनामिका तैयार होकर यूनिट विजिट पर निकली। रास्ते भर वह सोचती रही कि सब कैसे संभालेगी। साइट पर जाकर उसने काम का बारीकी से निरीक्षण किया, मजदूरों से बातचीत की, सुरक्षा व्यवस्था देखी और रिपोर्ट नोट की। अधिकारी उसकी मेहनत देखकर प्रभावित हुए, लेकिन समय बीतता जा रहा था। शाम के 5 बज गए और शहर लौटने में देर होने लगी। वह लगातार रोहित और माँ को कॉल करती रही, पर नेटवर्क की दिक्कत से ठीक से बात ना हो सकी। घर पर शांति देवी परेशान होकर इधर उधर टहल रही थी। बाबूजी का चेकअप का समय निकल रहा था। अंत में रोहित ने बाबूजी को अस्पताल ले जाने का फैसला किया और डॉक्टर से मिल भी लिया। डॉक्टर ने दवा बदल दी और कहा कि सब ठीक है, लेकिन शांति देवी के मन में खटक रह गई कि बहू नहीं आई। वह देर से लौटी। रात को जब अनामिका घर पहुंची तो उसके हाथ में रिपोर्ट और फाइलें थीं। उसने तुरंत बाबूजी से हाल पूछा, दवा देखी और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा। फिर माँ के पैरों पर बैठकर कहा, माँ मुझसे गलती हो गई कि मैं समय पर नहीं पहुँच पाई, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की थी। शांति देवी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, कोशिश सब करते हैं, पर घर के लिए त्याग वही करता है जो सच्चा होता है। ये शब्द अनामिका के दिल में गहरे उतर गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगी, क्या मेरी मेहनत और ईमानदारी कभी इस घर में स्वीकार नहीं होगी। इसी रात उसे प्रमोशन इंटरव्यू का ईमेल मिला। उसमें लिखा था कि अगले दिन उसे प्रस्तुति देनी है। उसका भविष्य दांव पर था, लेकिन उसके दिल में माँ के शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। वह सोच रही थी, क्या मुझे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्या यही सही है। तभी रोहित ने उसके पास आकर कहा, तुम अपने सपनों से पीछे मत हटना। माँ की सोच एक दिन बदलेगी, लेकिन अगर तुमने खुद को रोक लिया तो तुम्हारा विश्वास भी टूट जाएगा और शायद हमारे रिश्ते भी। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां अनामिका को अपनी नौकरी और अपने परिवार दोनों की इज्जत को बचाने की परीक्षा देना थी। क्या वह अगले दिन का इंटरव्यू देकर प्रमोशन हासिल करेगी या माँ के दबाव में आकर खुद को पीछे खींच लेगी। यही फैसला उसके भविष्य और रिश्तों की दिशा तय करने वाला था। सुबह का वातावरण शांत था, पर अनामिका के मन में हलचल थी। आज उसका प्रमोशन इंटरव्यू था और ये वही मौका था जिसके लिए उसने सालों मेहनत की थी। रात भर उसने फाइलें और रिपोर्ट्स दोहराई, लेकिन माँ के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। घर के लिए त्याग वही करता है जो सच्चा होता है। वह बार बार सोच रही थी कि
क्या सचमुच वह नौकरी के चक्कर में घर की जिम्मेदारियां भूल रही है? पर तभी रोहित ने उसका हाथ थामा और कहा, अनामिका, अगर तुम हार मान गई तो न केवल अपना सपना खो दोगी, बल्कि उन तमाम लड़कियों के सपने भी कमज़ोर पड़ जाएंगे जो तुम्हें देखकर आगे बढ़ना चाहती हैं। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, मुझे डर है कि माँ फिर नाराज़ हो जाएंगी। रोहित ने भरोसा दिलाया, मैं माँ से बात करूँगा, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। इंटरव्यू का समय नज़दीक था। अनामिका ने हल्के रंग की साड़ी पहनी, माथे पर बिंदी लगाई और बैग में ज़रूरी दस्तावेज रखे। निकलते वक्त उसने माँ के पैर छुए। शांति देवी ने चुपचाप हाथ तो आशीर्वाद में उठाया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अनामिका ने समझ लिया कि ये आशीर्वाद मजबूरी का था, सच्चे दिल से नहीं। पर उसने सोचा, शायद एक दिन मैं उन्हें गर्व करने का असली कारण बनूंगी। दफ्तर में इंटरव्यू का माहौल बेहद औपचारिक था। पैनल में 5 वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे। उनसे सवाल पूछे गए। आपने नई यूनिट के निरीक्षण में सबसे बड़ी चुनौती क्या देखी? आप अपने विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगी? आपके अनुसार एक अफसर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? अनामिका ने आत्मविश्वास से जवाब दिए। उसने कहा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ईमानदारी और पारदर्शिता है, क्योंकि अगर जनता का भरोसा टूट गया तो कोई भी व्यवस्था टिक नहीं पाएगी। उसके सधे हुए उत्तर और आत्मविश्वास ने पैनल को प्रभावित किया। अंत में चेयरमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, अनामिका जी, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ये सुनकर उसका दिल राहत से भर गया। घर लौटते समय उसके मन में उम्मीद और खुशी थी। वह सोच रही थी कि आज माँ को खुशखबरी सुनाकर उनका चेहरा खिल जाएगा। लेकिन जैसे ही घर पहुंची उसने देखा कि आंगन में शांति देवी बैठी हैं और मोहल्ले की पूनम चाची उनसे धीमे स्वर में बातें कर रही हैं। चाची की आंखों में वही पुरानी जलन थी। वे कह रही थी, बहन जी, ये सरकारी नौकरी वाली बहुएं बड़ी होशियार होती हैं। पहले घर वालों को अपने बस में करती हैं, फिर बाहर नाम कमाती हैं। आप संभाल कर रखिए, वरना एक दिन सब कुछ उन्हीं के हाथ में होगा। ये सुनकर शांति देवी का चेहरा और भी कठोर हो गया। तभी अनामिका ने प्रवेश किया। पूनम चाची ने दिखावटी मुस्कान के साथ कहा, अरे बहू बिटिया आ गई, कैसा रहा आज का बड़ा इंटरव्यू? अनामिका ने संयंत्र स्वर में कहा, ठीक रहा चाची, दुआ कीजिए। चाची चली गईं, पर घर का वातावरण भारी हो चुका था। शांति देवी ने बिना घुमाए कहा, बहू, ये नौकरी तुम्हें दिन ब दिन घर से दूर कर रही है। आज भी देख लो, बाबूजी का चेकअप रोहित को अकेले कराना पड़ा, तुम तो इंटरव्यू में लगी रहीं। अनामिका के मन में ग्लानि का भाव जागा। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब साथ चले, लेकिन कभी कभी टकराव हो जाता है। शांति देवी ने तीखे स्वर में कहा, कोशिश से घर नहीं चलता, त्याग से चलता है, और त्याग हमेशा औरत ही करती है। ये सुनकर अनामिका की आंखें भर आईं। वह सोचने लगी, क्या मेरी सारी मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी सब व्यर्थ है? क्या औरत का त्याग सिर्फ घर तक सीमित है, सपनों तक नहीं पहुंच सकता? रात को जब सब सो गए तो अनामिका अकेले छत पर बैठी आसमान देख रही थी। उसे अपने पिता की बातें याद आईं, बेटी, कभी हार मत मानना, तेरी सफलता ही हमारे सपनों की जीत होगी। उसी समय रोहित उसके पास आया और बोला, मैंने माँ की बातें सुनी, तुम चिंता मत करो, कल जब प्रमोशन की खबर आएगी तो सबको गर्व होगा। अनामिका ने आंसू पोंछे और कहा, काश माँ भी मुझे समझ पाती। रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन अगले ही दिन एक नया मोड़ आया। दफ्तर से पत्र आया कि अनामिका को प्रमोशन मिल गया है और अब वह नई यूनिट की प्रभावी अफसर बनेंगी। पूरा गांव और मोहल्ला उसे बधाई देने लगा। लोग मिठाइयाँ लेकर आने लगे। अखबार में उसकी तस्वीर छपी। लेकिन उसी पल घर के भीतर तूफान उठ गया। शांति देवी का चेहरा गर्व और डर दोनों से भरा था। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, अब तो तू और भी बड़ी अफसर बन गई, पर सोच, इस घर की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? अनामिका स्तब्ध खड़ी थी। एक और सपने की जीत थी और दूसरी ओर रिश्तों का दबाव। यही वह मोड़ था जहां से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। क्या वह अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ेगी या अकेली अपनी राह चुननी पड़ेगी? प्रमोशन की खबर पूरे मोहल्ले और गांव में आग की तरह फैल गई थी। अगले ही दिन अखबार के स्थानीय पन्ने पर अनामिका की तस्वीर छपी थी। उसमें लिखा था, हमारे ज़िले की होनहार बेटी बनी नई यूनिट की प्रभारी। गांव के स्कूल में बच्चों को ये खबर जोर जोर से पढ़कर सुनाई गई और अध्यापक गर्व से कह रहे थे, देखो, यही है पढ़ाई की ताकत। मोहल्ले की औरतें घर घर में चर्चा करने लगीं, रोहित की किस्मत देखो, कैसी बहू मिली है, अब तो ये घर ऊंचाइयों पर जाएगा।
लेकिन जहां एक तरफ बधाइयां और खुशियां बरस रही थीं, वहीं दूसरी तरफ ईर्ष्या और जलन की आंच भी सुलगने लगी थी। कुछ लोग ताना कसते, अब तो बहू की कमाई से ही घर चलेगा, बेटे की क्या औकात रह गई। ये बातें शांति देवी तक पहुंचती और उनके दिल को चीर जाती। वह चाह कर भी खुलकर खुश न हो पा रही थी। घर में रोज नए मेहमान आने लगे। कोई मिठाई लेकर आता, कोई शॉल भेंट करता, कोई बेटी की तरह आशीर्वाद देता। अनामिका सबके सामने मुस्कुरा कर खड़ी रहती, सबका सम्मान करती, पर उसके दिल में ये डर बैठा था कि माँ जी की आंखों में जो नमी है वह खुशी की नहीं बल्कि चिंता की है। और सच भी यही था। रात को जब सब मेहमान चले जाते तो शांति देवी बिना बोले अपने कमरे में चली जाती। रोहित कई बार समझाने की कोशिश करता, माँ, बहू की मेहनत पर गर्व कीजिए, ये हमारे घर का नाम रोशन कर रही है। लेकिन शांति देवी धीरे से कहती, बेटा, बाहर का नाम भीतर की शांति से बड़ा नहीं होता। अगर घर बिखर गया तो किसे गर्व रहेगा। अनामिका हर हाल में सबको खुश रखने की कोशिश करती। वह सुबह जल्दी उठकर घर का काम भी करती, फिर दफ्तर जाती, देर रात लौटकर सास के पास बैठती, उनका हालचाल पूछती, पर फिर भी कहीं न कहीं दूरी बनी रहती। एक दिन मोहल्ले में एक धार्मिक आयोजन रखा गया। गांव भर की औरतें जमा हुईं। जब पुजारी जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, शांति देवी, आपकी बहू तो देवी समान है, उसने आपके परिवार का मान बढ़ा दिया। तभी पास बैठी एक औरत ने ताना मारते हुए कहा, देवी तो ठीक है, पर घर गृहस्थी में कितनी देवी है, ये तो आप ही जानती होंगी। इस ताने ने शांति देवी के दिल को जैसे चीर दिया। उन्होंने घर लौटकर अनामिका से कहा, बहू, लोग बातें बना रहे हैं, कहते हैं कि तू सिर्फ अफसरी दिखाती है, घर में ध्यान नहीं देती। अनामिका ने शांत स्वर में कहा, माँ, मैंने तो कभी कोशिश नहीं छोड़ी, पर लोग जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं। शांति देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उनके मन की गांठ और कस गई। इसी बीच नई यूनिट में अनामिका की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। उसे कई बार बाहर जिले के दौरे पर जाना पड़ता। एक बार उसे 3 दिन के लिए राजधानी जाना पड़ा। ये सुनकर शांति देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, बहू, 3 दिन घर खाली रहेगा, बाबूजी की दवा, पूजा पाठ सब कैसे होगा। अनामिका ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैंने सब इंतजाम कर दिए हैं। दवा की पर्ची मैंने रोहित को दी है, पूजा का सामान तैयार रखा है और हर दिन मैं वीडियो कॉल पर आपसे बात करूंगी। लेकिन शांति देवी ने ठंडी आवाज़ में कहा, वीडियो कॉल से घर नहीं चलता, बहू के बिना घर सूना लगता है। ये सुनकर अनामिका ने के गले में शब्द अटक गए। राजधानी के दौरे से लौटने के बाद उसने देखा कि घर का माहौल और भी बदला हुआ है। पड़ोस की औरतें अक्सर सास के कान भर देती, बहू तो बड़ी अफसर है, अब इसे घर की क्या परवाह। यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदार भी आने लगे और ताने मारने लगे, बहन जी, आपकी बहू तो बहुत बड़ी हो गई है, अब आपको उसकी चाकरी करनी पड़ेगी। ये बातें शांति देवी के दिल को चोट पहुँचाती और उनका चेहरा और कठोर होता चला गया। एक रात जब बाबूजी दवा लेकर सो चुके थे और रोहित ऑफिस से लौटकर कमरे में गया था, तब शांति देवी ने अनामिका को बुलाकर कहा, बहू, तूने जो पाया उसमें तेरा हक है, पर घर की दीवारें सिर्फ पैसे और इज्जत से नहीं टिकती, उनमें समय और अपनापन भी चाहिए। अगर तू यही राह चुनती रही तो एक दिन ये घर तुझसे दूर हो जाएगा। ये सुनकर अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माँ, मैं आपके डर को समझती हूँ, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरा घर मुझे समझे। मैंने नौकरी सिर्फ आप अपने लिए नहीं की, बल्कि आप सबके लिए, ताकि आपको कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। उसी समय रोहित ने कमरे में कदम रखा। उसने माँ और पत्नी दोनों की बातें सुनी। उसने माँ के पास जाकर कहा, माँ, आपने हमेशा त्याग किया है, पर अब समय बदल गया है। बहू का त्याग उसका करियर छोड़ना नहीं है, बल्कि उसका त्याग ये है कि वह दो जिम्मेदारियां निभा रही है और फिर भी शिकायत नहीं करती। हमें उसकी मेहनत की कद्र करनी चाहिए। शांति देवी चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां अनामिका को हर तरफ से दबाव का सामना करना पड़ रहा था। दफ्तर की जिम्मेदारियां, समाज की बातें, सास की नाराज़गी और अपने दिल की पीड़ा। उसके सामने सवाल खड़ा था, क्या वह सबको साथ लेकर चल पाएगी या एक दिन टूट जाएगी। धीरे धीरे अनामिका का प्रमोशन पूरे गांव और रिश्तेदारी में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। जहां कुछ लोग सच में गर्व महसूस कर रहे थे, वहीं कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जलन भरी बातें करते। कोई कहता, रोहित की किस्मत खुल गई, वरना उसकी औकात कहाँ थी इतनी बड़ी अफसर बहू पाने की। तो कोई फुसफुसा कर कहता, अब तो इस घर की लगाम बहू के हाथ में है, बेटा तो बस नाम का है। ये ताने जब जब शांति देवी तक पहुँचते उनके दिल में चुभ जाते। उन्हें लगता मानो दुनिया कह रही हो कि उनके बेटे की अहमियत घट गई है
और अब घर की दिशा बहू ही तय करेगी। बाहर की दुनिया अनामिका को मिसाल मान रही थी, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर वह खुद को गुनहगार महसूस करने लगी थी। एक दिन दूर के रिश्तेदार आए। उनका मकसद बधाई देना कम और आग में घी डालना ज़्यादा था। वह बड़े अधिकार से बोले, बहन जी, आपकी बहू तो अब जिले की अफसर है। अब तो आपको किसी बात की चिंता नहीं होगी। आपकी बहू ही सबका सहारा है। उन्होंने हंसते हुए जोड़ा, आपके बेटे की नौकरी तो वैसे भी साधारण है, पर कोई बात नहीं, बहू तो लाखों कमा रही है। रोहित को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से में कहा, मामा जी, मेरी औकात का मजाक मत उड़ाइए। मैं भी अपने दम पर घर संभाल रहा हूँ। माहौल भारी हो गया। अनामिका ने तुरंत स्थिति संभालते हुए कहा, कृपया ऐसा मत कहिए। इस घर की असली ताकत तो माँ, बाबूजी और रोहित ही हैं। मैं तो बस उनकी छोटी सी मदद कर रही हूँ। रिश्तेदार मुस्कुराकर चुप हो गए, लेकिन उनके तानों का असर गहरा था। शांति देवी की आंखों में वही पुराना डर और कसक फिर लौट आई। इसी बीच दफ्तर में अनामिका को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली। उसे राजधानी जाकर एक राज्य स्तरीय सम्मेलन में विभाग का प्रतिनिधित्व करना था। ये अवसर उसके करियर के लिए बेहद अहम था। उसने घर में बताया तो शांति देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, बहू, एक और बाहर का दौरा? अभी तो पिछले हफ्ते 3 दिन बाहर रही थी। क्या ज़रूरी है इतना घूमना फिरना? अनामिका ने विनम्रता से समझाया, माँ, ये मेरी नौकरी का हिस्सा है। मैं चाहूँ भी तो इससे बच नहीं सकती, पर मैं हर दिन फ़ोन करके आपसे बात करूँगी। लेकिन शांति देवी ने ताने भरे स्वर में कहा, फ़ोन से घर नहीं चलता, बहू की मौजूदगी से चलता है। सम्मेलन से लौटने के बाद घर का माहौल और भी ठंडा हो गया। मोहल्ले की कुछ औरतों ने शांति देवी के कान भर दिए। बहन जी, आजकल की बहुएं नौकरी के बहाने घर से दूर रहती हैं। धीरे धीरे बेटे को भी अपने रंग में ढाल लेंगी। आप संभाल कर रहना। शांति देवी का विश्वास डगमगाने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों पर भी अनामिका से उलझ जाती। दाल में नमक ज़्यादा क्यों है? बाबूजी की दवा समय पर क्यों नहीं दी? पूजा का दिया देर से क्यों जला? अनामिका हर बार चुप रहती। कभी सफाई देती तो शांति देवी सुनने को तैयार न होती। एक दिन सुबह की बात है। अनामिका जल्दी जल्दी तैयार होकर दफ्तर जा रही थी। उसी समय शांति देवी ने रोक कर कहा, आज मोहल्ले में सत्संग है, सब औरतें आएंगी, तुझे भी बैठना चाहिए था, लेकिन तू तो फिर दफ्तर भाग रही है। अनामिका ने धीरे से कहा, माँ, अगर मैं छुट्टी ले लूँ तो आज की फाइलें पेंडिंग हो जाएंगी, पर आप चाहें तो शाम को सत्संग का प्रसाद मैं बांट दूंगी। शांति देवी ने बिना देखे कहा, तेरी जगह कोई और बहू होती तो पहले घर चुनती, नौकरी बाद में। ये सुनकर अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोच लिया कि अब वह माँ को साबित करके दिखाएगी कि नौकरी और घर दोनों साथ चल सकते हैं। इसी बीच एक और घटना ने घर के तनाव को और गहरा कर दिया। मोहल्ले में एक शादी थी। वहाँ सब रिश्तेदार जमा हुए थे। किसी ने मजाक में कह दिया, रोहित अब घर जमाई हो गया है, उसकी असली इज्जत तो उसकी बीवी की नौकरी से है। ये सुनकर रोहित आग बबूला हो गया। उसने कहा, आप लोग मेरी पत्नी की मेहनत का अपमान मत कीजिए। अगर उसने सरकारी नौकरी हासिल की है तो वह मेरे लिए गर्व की बात है, शर्म की नहीं। सब खामोश हो गए, लेकिन ये बात शांति देवी के दिल को और चुभ गई। उन्हें लगा कि अब बेटा भी बहू के पक्ष में पूरी तरह खड़ा हो गया है और शायद धीरे धीरे उनके कहे का महत्व कम हो जाएगा। रात को घर लौटते समय शांति देवी ने रोहित से कहा, बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती, पर यह नौकरी वाली ज़िंदगी हमें दूर कर रही है। रोहित ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप गलत सोच रही हैं। बहू हमारी ताकत है, दुश्मन नहीं। शांति देवी चुप रहीं, पर उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिख रही थी। अनामिका ने ये सब महसूस किया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय और भी मजबूत बनने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं टूट गई तो माँ को लगेगा कि वह सही थी। मुझे हर हाल में ये साबित करना होगा कि औरत नौकरी और घर दोनों निभा सकती है। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहाँ समाज की ईर्ष्या, रिश्तेदारों की राजनीति और घर के भीतर का अविश्वास एक साथ खड़े थे। अनामिका को ये तय करना था कि वह इन सब का सामना कैसे करेगी। क्या धैर्य से, क्या प्यार से, या फिर किसी बड़े फैसले से। दिन बीतते गए और अनामिका की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती चली गईं। दफ्तर में उसका कद ऊंचा हो रहा था, लेकिन घर के भीतर उसका स्थान उतना ही चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। शांति देवी के मन में ये खटक गहरी हो चुकी थी कि बहू की नौकरी अब घर से बड़ी हो गई है। उनकी बातों का असर सीधे सीधे रोहित पर भी दिखने लगा। वह पत्नी और माँ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता, मगर कई बार थक कर चुप हो जाता। एक शाम जब अनामिका दफ्तर से लौटी तो देखा कि आंगन में कुछ रिश्तेदार बैठे हैं। चाय नाश्ते के बीच बातें चल रही थीं और विषय वही पुराना था, अनामिका की नौकरी। एक चाची ने ताना मारा, बहू जी तो अब बड़ी अफसर हो गई हैं,
घर के बर्तन धोने की फुर्सत कहाँ मिलेगी। दूसरी ने जोड़ दिया, औरत चाहे जितना भी कमा ले, अगर सास के पांव दबाने का वक्त ना हो तो सब बेकार है। ये सुनकर अनामिका का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने पहली बार ठंडी आवाज़ में कहा, चाची, नौकरी करने का मतलब ये नहीं कि मैं घर को भूल जाऊं। रोज़ सुबह से रात तक घर और दफ्तर दोनों संभाल रही हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि बहू सिर्फ सास के पांव दबाने से ही अच्छी कहलाती है तो शायद मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। शांति देवी ने हैरानी से बहू की तरफ देखा, क्योंकि आज तक उसने कभी इतनी सख्ती से जवाब नहीं दिया था। उस रात जब मेहमान चले गए तो घर के भीतर तूफान खड़ा हो गया। शांति देवी ने गुस्से में कहा, बहू, तूने आज सबके सामने मेरे रिश्तेदारों को नीचा दिखा दिया। यही तेरी पढ़ाई लिखाई का नतीजा है। औरत के मुंह से इतनी तेज आवाज़ शोभा देती है क्या? अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार उसने चुप रहने की बजाय साफ शब्दों में कहा, माँ, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, पर क्या मुझे हर वक्त ताने सुनना ही पड़ेगा? क्या मेरी मेहनत, मेरे त्याग, मेरी जिम्मेदारियां किसी को दिखाई नहीं देती? आप ही बताइए। सुबह से उठकर घर का काम करती हूँ, बाबूजी की दवा समय पर देती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ और फिर दफ्तर जाकर सैकड़ों लोगों की समस्याएं हल करती हूँ। देर रात लौटकर फिर रसोई में हाथ बटाती हूँ। क्या ये सब किसी बहू का कर्तव्य नहीं है? उसके स्वर में दर्द और आक्रोश दोनों थे। रोहित पास खड़ा सब सुन रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, माँ, अनामिका सच कह रही है। आप उसकी मेहनत को नज़रअंदाज कर रही हैं। मैंने खुद देखा है कि वह कैसे दोहरी जिम्मेदारी निभाती है। आप उसे समझने के बजाय ताने देती हैं। ये गलत है। शांति देवी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने रोहित से कहा, तो अब तू भी अपनी माँ की नहीं, बीबी की सुनने लगा है? बेटा, याद रख, माँ का अपमान कभी सुख नहीं देता। ये कहकर वह अपने कमरे में चली गई। अनामिका रोहित के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, मैंने तो हमेशा यही चाहा कि ये घर मेरा अपना घर बने। माँ मुझे बेटी की तरह अपनाए, लेकिन चाहे जितना कर लूँ, उनके लिए मैं बस नौकरी वाली बहू ही हूँ। रोहित ने उसे संभालते हुए कहा, तुम्हें टूटना नहीं है। माँ को समय लगेगा, लेकिन एक दिन वे समझेंगी कि तुम्हारी नौकरी इस घर का गर्व है, शर्म नहीं। अगली सुबह अनामिका ने ठान लिया कि वह अब और चुप नहीं रहेगी। वह अपने काम और अपने अस्तित्व के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएगी, चाहे समाज कुछ भी कहे। उसी दिन मोहल्ले में पंचायत जैसा माहौल बन गया। कुछ लोग आए और बोले, शांति देवी, आपकी बहू बड़ी अफसर है, पर हम सुनते हैं कि अब वह आपकी बात नहीं मानती। ये सुनकर शांति देवी चुप रहीं। अनामिका ने आगे बढ़कर सबके सामने कहा, अगर अपनी राय रखना गुनाह है तो हाँ, मैंने गुनाह किया है, लेकिन याद रखिए, औरत गूंगी नहीं है। उसके पास भी सपने हैं, उसके पास भी कामयाबी का हक है। मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी तो समाज कहेगा, देखो बहू निकम्मी निकली। और अगर मैं नौकरी करूं तो यही समाज कहता है, देखो बहू घर नहीं संभाल पाती। आप ही बताइए, बहू करे तो करे क्या? उसके शब्द इतने गहरे थे कि वहां खड़े कई लोग चुपचाप सिर झुका गए। उस दिन पहली बार शांति देवी ने महसूस किया कि शायद वह बहू को गलत नज़र से देख रही हैं, पर उनका अहंकार अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, बहू, तेरे तर्कों में दम है, पर घर की मर्यादा औरत की जिम्मेदारी ही रहती है। अनामिका ने जवाब दिया, हाँ माँ, मर्यादा मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन ये घर सिर्फ मेरा नहीं, रोहित का भी है, बाबूजी का भी है, आपका भी है। अगर हम सब मिलकर जिम्मेदारी बांट लें तो ये घर और भी खुशहाल हो जाएगा। ये पहली बार था जब अनामिका ने सबके सामने अपनी आवाज़ बुलंद की थी, और उसकी बातों ने न सिर्फ घर वालों बल्कि गांव समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। पर असली सवाल अभी बाकी था, क्या शांति देवी सचमुच अपने मन की गांठ खोल पाएंगी, या ये टकराव और भी गहरा जाएगा? अनामिका की आवाज़ बुलंद होते ही गांव और मोहल्ले में हलचल मच गई थी। लोग कह रहे थे कि आजकल की बहुएं पढ़ लिख कर सचमुच बदल गई हैं। पहले चुपचाप सास के ताने सहती थीं, अब अपने हक और सम्मान के लिए खड़ी हो जाती हैं। कुछ औरतें अनामिका के पक्ष में बोल रही थीं, बहू ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अगर औरत घर और नौकरी दोनों संभाल रही है तो परिवार को भी उसका साथ देना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ बुजुर्ग और परंपरावादी लोग ताना कस रहे थे, बहू चाहे जितनी अफसर बन जाए, अगर सास को जवाब देती है तो वो बहू कहलाने लायक नहीं। ये मिली जुली प्रतिक्रिया शांति देवी के कानों तक पहुंची और उनके मन में एक नई जंग शुरू हो गई। उस रात शांति देवी देर तक जागती रहीं। उन्होंने सोचा, क्या मैं सच में बहू की मेहनत नहीं देख पाती, या फिर लोगों के कहे शब्द मेरे कानों में जहर घोल देते हैं। जब बाबूजी बीमार हुए थे, बहू ही तो दौड़ भाग करके उन्हें अस्पताल ले गई थी। जब नैना की फीस भरी तो पूरे मोहल्ले ने तारीफ की थी।
फिर मैं क्यों उसे सिर्फ नौकरी वाली बहू मान लेती हूँ? क्यों उसके भीतर की बेटी मुझे नज़र नहीं आती? लेकिन अगले ही पल उनका अहंकार जाग उठा। नहीं, अगर मैं मान लूँ कि बहू सही है तो लोग कहेंगे कि सास हार गई, और सास की हार घर की मर्यादा की हार होती है। उनके भीतर माँ का दिल और समाज की परंपरा दोनों टकरा रहे थे। सुबह जब अनामिका पूजा की थाली लेकर आई तो शांति देवी ने सामान्य स्वर में आशीर्वाद दिया, पर चेहरा अब भी सख्त था। रोहित ने महसूस किया कि माँ और पत्नी दोनों ही थक चुकी हैं। उसने तय किया कि अब वह चुप नहीं रहेगा। उसी दिन शाम को उसने पूरे परिवार को आंगन में बैठाया। बाबूजी कुर्सी पर बैठे, शांति देवी सामने और अनामिका उनके पास। रोहित ने शांत स्वर में कहा, माँ, पापा और अनामिका, आज मैं आप सबके सामने एक बात साफ करना चाहता हूँ। घर सिर्फ बहू का नहीं होता, घर हम सब का होता है। अगर माँ सोचती है कि घर की जिम्मेदारी बहू की है तो ये गलत है। अगर अनामिका सोचती है कि नौकरी ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है तो ये भी अधूरा है। असली पहचान तब बनेगी जब हम सब मिलकर जिम्मेदारी बांटेंगे। माँ, आपने जीवन भर त्याग किया, पापा ने परिवार को संभाला। अब अगर अनामिका नौकरी कर रही है तो ये त्याग ही तो है कि वह घर और दफ्तर दोनों का बोझ उठा रही है। हमें उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, ना कि ताने देने चाहिए। शांति देवी ने बेटी की आंखों में देखा, उनमें सच्चाई और दुख दोनों थे। अनामिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रोहित का हाथ दबाकर कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे समझा जाए। मेरी नौकरी मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरा गर्व है, और ये गर्व आपके आशीर्वाद से ही पूरा होगा माँ। बाबूजी ने गहरी सांस ली और बोले, शांति, मुझे लगता है बहू गलत नहीं कह रही। हमने हमेशा यही तो चाहा था कि हमारा घर इज्जत पाए। अब अगर अनामिका मेहनत करके हमें ये इज्जत दिला रही है तो हमें उस पर गर्व करना चाहिए। ये सुनकर शांति देवी का चेहरा पिघलने लगा, मगर उनका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं मानती हूँ कि बहू मेहनत करती है, पर समाज की बातें मुझे चुभती हैं। लोग कहते हैं कि अब बेटे का नाम नहीं, बहू का नाम चलता है। अनामिका ने तुरंत उत्तर दिया, माँ, अगर लोग मेरे नाम से घर को पहचानते हैं तो ये भी रोहित की वजह से ही है। अगर उसका साथ ना होता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। लोग चाहे जो कहें, मैं तो हमेशा आपके आशीर्वाद और रोहित के सहारे को ही अपनी असली ताकत मानूंगी। इस बार शांति देवी ने कोई ताना नहीं दिया, वह बस चुप रहीं। उनके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। उस रात जब वे अकेली कमरे में बैठी तो मन ही मन बोली, शायद बहू सचमुच बुरी नहीं है, बस मेरी सोच पुरानी है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर अगले ही दिन समाज का डर फिर उनके सामने आ खड़ा हुआ। सुबह दरवाजे पर पड़ोसी पूनम चाची आ गई और बोली, बहन जी, सुना है बहू ने आपके सामने पंचायत में बहुत बोल दिया। देख लीजिए, धीरे धीरे आपके सिर पर ही चढ़ जाएगी। ये सुनकर शांति देवी का चेहरा फिर कठोर हो गया। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अनामिका की हिम्मत और आवाज़ समाज के सामने उसकी ताकत बन गई थी। लेकिन वही ताकत सास के अहंकार और समाज की परंपराओं से टकरा रही थी। आने वाले दिनों में ये टकराव और गहरा गया। क्या शांति देवी अपने भीतर की गांठ खोल पाएगी, या अनामिका को एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा? दिन गुजरते गए, लेकिन घर का माहौल स्थायी रूप से शांत नहीं हो पाया। मोहल्ले और रिश्तेदारी में अनामिका के नाम और काम की चर्चा जितनी बढ़ रही थी, उतना ही शांति देवी के मन का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। बाहर से आने वाले लोग कभी बधाई देते तो कभी जहरीले ताने मार जाते। एक दिन दूर के काका जी आए, मिठाई का डिब्बा रखते हुए हंसकर बोले, बहन जी, आपकी बहू तो पूरे ज़िले में मशहूर हो गई है। अब तो रोहित की हैसियत बस सरकारी बहू का पति रह गई है। सब हंस पड़े, लेकिन रोहित का चेहरा उतर गया। वह चुप रह गया, पर अंदर से टूटने लगा। शांति देवी ने ये सब देखा और सोचा कि सच में बेटी की इज्जत दांव पर लग रही है। उस रात उन्होंने रोहित से कहा, बेटा, औरत की नौकरी कभी घर के मर्द पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। लोग कहते हैं कि अब घर बहू के पैसों से चलता है। मुझे ये सब सुनकर नींद नहीं आती। रोहित ने धीमे स्वर में कहा, माँ, लोग चाहे जो कहें, मैं जानता हूँ कि मेरा घर मेरे और अनामिका दोनों के सहारे पर है। उसकी मेहनत को नीचा मत देखिए। लेकिन शांति देवी का डर और गहरा गया। इसी बीच कुछ चालाक रिश्तेदारों ने माहौल को और बिगाड़ दिया। पूजा, जो अक्सर मायके आती जाती रहती थी, अपनी सहेलियों से बातें करती और ताने सुनकर घर में दोहराती, माँ, मोहल्ले में सब कहते हैं कि भैया अब बहू पर निर्भर है। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि भैया की नौकरी का कोई मोल नहीं। ये सुनकर शांति देवी का माथा ठनक जाता। धीरे धीरे उनके मन में ये बात बैठ गई कि बहू की तरक्की उनके बेटे की पहचान को धुंधला कर रही है। अनामिका इन सब बातों को महसूस करती, लेकिन चुप रह जाती। वह जानती थी कि सीधे जवाब देने से घर में और तूफान खड़ा होगा, पर जब साजिशें खुलकर सामने आने लगीं तो वह भी टूटने लगी। एक दिन दफ्तर से लौटकर उसने देखा कि
मोहल्ले की औरतें आंगन में बैठी बातें कर रही हैं और शांति देवी चुपचाप सुन रही हैं। औरतें कह रही थी, बहन जी, आपकी बहू तो बाहर अफसर है, पर घर में कितनी देर देती है। हमने तो उसे रसोई में बामुश्किल देखा है। ये सुनकर अनामिका का खून खौल उठा। उसने पहली बार सबके सामने कहा, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठकर बाबूजी की दवा, पूजा और नाश्ता करती हूँ, फिर दफ्तर जाती हूँ और देर रात लौटकर भी रसोई में हाथ बटाती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये सब दिखाई नहीं देता तो शायद आपकी आंखें बंद हैं। औरतें सक पका गईं और माहौल शांत हो गया। लेकिन शांति देवी के मन में ये बात बैठ गई कि बहू अब खुलकर समाज के सामने भी बोलने लगी है। इसी बीच अनामिका के दफ्तर से खबर आई कि उसे राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दफ्तर से लेकर अखबारों तक खबर छपी। ईमानदारी और लगन से काम करने वाली अफसर अनामिका का चयन। ये सुनकर गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन घर में माहौल अलग था। शांति देवी के मन में गर्व और डर दोनों साथ उमड़ रहे थे। उन्होंने खुद से कहा, अगर बहू को ये पुरस्कार मिला तो वह और बड़ी हो जाएगी। लोग तो अब यही कहेंगे कि इस घर की असली इज्जत बहू है, बेटा कहीं पीछे छूट जाएगा। पुरस्कार समारोह का दिन नज़दीक आया तो दफ्तर से निमंत्रण पत्र घर पहुंचा। उसमें साफ लिखा था, समारोह में विजेता अफसर अपने परिजनों के साथ आए। अनामिका ने मुस्कुराकर पत्र माँ को दिखाया और बोली, माँ, ये आपका आशीर्वाद है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें और ये सम्मान अपने हाथों से लें। शांति देवी का मन पिघलने को था, पर उसी समय पूनम चाची आ गईं। उन्होंने हंसते हुए कहा, बहन जी, देखो तो सही, अब बहू आपको मंच पर चढ़ाएगी। कल को लोग कहेंगे कि माँ को बहू की छाया में जीना पड़ा। ये सुनते ही शांति देवी का चेहरा बदल गया। उन्होंने पत्र वापस करके कहा, नहीं बहू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तू चाहे जहाँ जा, पर मुझे इस तमाशे का हिस्सा मत बना। ये सुनकर अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, मैंने माँ के लिए ही ये सम्मान साझा करना चाहा था, लेकिन उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया। रोहित ने माँ से कहा, माँ, ये आपका सम्मान है, बहू तो सिर्फ बहाना है, लेकिन आप समझ क्यों नहीं रही हैं। शांति देवी ने चुप्पी साध ली। अब अनामिका के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ उसका आत्मसम्मान और मेहनत का फल था, दूसरी तरफ सास का अहंकार और समाज का दबाव। उसे तय करना था कि वह माँ को मनाकर समारोह ले जाए या अकेली अपनी जीत का जश्न मनाए। पुरस्कार समारोह का दिन आ पहुंचा। सुबह से ही अनामिका के मन में उत्साह और चिंता दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। ये वह दिन था जिसकी उसने वर्षों मेहनत करके तैयारी की थी। छोटे से गांव की लड़की जिसने लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की थी, आज पूरे राज्य के सामने सम्मानित होने जा रही थी। लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या माँ उसके साथ खड़ी होंगी। उसने बार बार सोचा कि शायद आखिरी समय में माँ मान जाएं, पर शांति देवी ने सुबह पूजा करते समय ही साफ कह दिया, तू जा बेटा, मैं यहीं रहूँगी। मेरे लिए घर ही सबसे बड़ा मंच है। उनके शब्दों में कठोरता कम थी, पर दूरी अब भी बनी हुई थी। अनामिका ने भारी मन से तैयारी की। हल्की सी रेशमी साड़ी, माथे पर सिंदूर की बिंदी और हाथ में वह दस्तावेज जिनमें उसकी मेहनत की कहानी दर्ज थी। रोहित ने कहा, अनामिका, माँ का मन भले ही अभी ना बदला हो, लेकिन एक दिन बदलेगा। तुम आज पूरे आत्मविश्वास से मंच पर खड़ी हो। बाबूजी ने भी आशीर्वाद दिया, बेटी, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारे पूरे परिवार का सम्मान है। जा और सबको दिखा कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। समारोह में जब अनामिका पहुंची तो चारों तरफ चकाचौंध थी। राज्यपाल मंच पर मौजूद थे, अधिकारी, पत्रकार और सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा थे। नाम पुकारा गया, जिले की होनहार और ईमानदार अफसर सुश्री अनामिका। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अनामिका मंच की ओर बढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, काश माँ भी ये सब देख पाती। पुरस्कार लेते समय उसने माइक थामा और कहा, ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये उस हर औरत का है जिसने घर और नौकरी दोनों को एक साथ निभाने की कोशिश की है। ये उस हर बहू का है जिसे तानों और सवालों के बीच अपनी पहचान साबित करनी पड़ी है। और सबसे बढ़कर ये सम्मान मेरे परिवार का है, जिनके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी समय अनामिका ने देखा कि पीछे दर्शक दीर्घा में शांति देवी खड़ी हैं, सफ़ेद साड़ी में सजी हुई, आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व की झलक। उन्होंने आखिरी पल में आने का फैसला किया था। पूनम चाची की बातें उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन दिल ने कहा, अगर आज मैंने अपनी बहू का साथ न दिया तो मैं ज़िंदगी भर पछताऊंगी। वह मंच की ओर बढ़ी। सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे। अनामिका घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही शांति देवी ने उसके हाथ से पुरस्कार लेकर खुद उसे माथे से लगाया और बोली, ये सम्मान मेरी बहू का नहीं, मेरी बेटी का है। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा।
उस क्षण अनामिका की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने माँ के पैर छुए और कहा, माँ, आज आपने मुझे वह पहचान दी जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। रोहित ने दोनों को गले से लगा लिया। बाबूजी की आंखें भी भर आईं। उस मंच पर सिर्फ एक अफसर का सम्मान नहीं हो रहा था, बल्कि एक परिवार की सोच बदल रही थी। घर लौटते समय शांति देवी चुप थी, लेकिन उनकी चुप्पी में अब ताना नहीं, गर्व था। उन्होंने धीरे से अनामिका से कहा, बहू, मैं मान गई, तू सिर्फ सरकारी नौकरी वाली बहू नहीं, इस घर का गौरव है। तेरी जीत मेरी जीत है। अनामिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, ये पल मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। समाज की ईर्ष्या और रिश्तेदारों की राजनीति अब भी बाकी थी। पूनम चाची और कुछ लोग ये दृश्य देखकर भी मन ही मन जल रहे थे। अब असली चुनौती थी कि क्या ये बदलाव स्थायी होगा या फिर नए विवाद उठ खड़े होंगे। पुरस्कार समारोह के बाद घर लौटते ही मोहल्ले और गांव में एक नई लहर दौड़ गई थी। हर कोई यही कह रहा था, देखा, शांति देवी की बहू ने राज स्तर पर नाम कमा लिया। अब तो ये घर सचमुच मिसाल बन गया। कुछ लोग सच्चे दिल से बधाई दे रहे थे, लेकिन कुछ के चेहरे पर ईर्ष्या साफ झलक रही थी। अगले ही दिन अखबार में अनामिका की और माँ बेटी जैसी तस्वीर छपी, जिसमें शांति देवी मंच पर उसे गले लगा रही थी। ये तस्वीर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, वाह, क्या दृश्य था, माँ और बहू ने मिलकर समाज को संदेश दिया। लेकिन जैसे ही इस खबर की गूंज रिश्तेदारों और ख़ासकर पूनम चाची तक पहुंची, उन्होंने अपने ढंग से इसे घुमा दिया। उन्होंने औरतों के बीच बैठकर कहा, हाँ हाँ, फ़ोटो तो खूब छपी है, पर असली कहानी कोई नहीं जानता। बहू ने सास को बस दिखावे के लिए मंच पर बुलाया था, ताकि सबके सामने अपनी छवि चमका सके। उनकी बातें कानों में जहर की तरह फैल गईं। धीरे धीरे रिश्तेदारों की साजिशें और तेज होने लगीं। कभी कोई कहता, अब तो बहू के पास बड़ा पद है, कल को बेटे को भी अपने हिसाब से चलाएगी। तो कोई कहता, बहन जी, आपकी बहू की इतनी पहचान हो गई है कि अब आप लोगों की कोई नहीं सुनेगा, सब उसकी सुनेगा। शांति देवी बाहर से चुप रहती, पर भीतर ही भीतर डरने लगी कि कहीं ये बातें सच न हो जाएं। अनामिका चाहती थी कि माँ को भरोसा दिलाए, लेकिन हालात उसे बार बार कठोर परीक्षा में डाल रहे थे। एक दिन की बात है, अनामिका दफ्तर से लौटी तो देखा कि घर में कई रिश्तेदार बैठे हैं। पूनम चाची ऊंची आवाज़ में कह रही थी, बहन जी, आप तो अब बस बहू के सहारे हैं, वरना आजकल के बच्चे माँ बाप की कहाँ सुनते हैं। ये सुनकर अनामिका के भीतर ज्वाला सी उठी। उसने सेमेंट स्वर में कहा, चाची, मैं अपने माँ बाप की बात मानकर ही यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर माँ जी और बाबूजी का आशीर्वाद ना होता तो मैं आज कुछ भी नहीं होती। ये घर मेरा गर्व है और मैं कभी इसे पीछे नहीं छोड़ सकती। कमरे में सन्नाटा छा गया। शांति देवी ने पहली बार महसूस किया, बहू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे घर के लिए जी रही है। लेकिन तनाव पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। समाज की बातें दिन ब दिन तेज़ होती गईं। गांव के मंदिर में एक बार चर्चा छिड़ी। कुछ बुजुर्ग कहने लगे, बहू अफसर बन गई, पर अब घर की मर्यादा कौन संभालेगा। अगर औरत बाहर इतनी बड़ी हो जाए तो घर के रिश्ते ढीले पड़ जाते हैं। ये सुनकर रोहित खड़ा हो गया और बोला, मर्यादा और सम्मान सिर्फ औरत के सिर पर क्यों डाले जाते हैं। मेरी पत्नी बाहर मेहनत करती है तो घर भी पूरी निष्ठा से निभाती है। अगर समाज को ये दिखता नहीं तो ये उसकी आंखों की कमजोरी है, मेरी पत्नी की नहीं। उसके शब्द सुनकर कई लोग चुप हो गए, पर कुछ बुजुर्ग असहमत रहे। घर लौटकर शांति देवी ने बेटे से कहा, बेटा, तूने सबके सामने बहू का साथ दिया। ये देखकर मुझे खुशी भी हुई और डर भी। कहीं लोग ये ना कहने लगे कि अब बेटा माँ की नहीं सुनता। रोहित ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैंने सिर्फ सच बोला। अगर बहू ने इस घर का नाम रोशन किया है तो उसे मान्यता देना ही हमारा धर्म है। शांति देवी के होंठ थरथराए, पर वह कुछ न बोली। अनामिका ने वह सब देखा और ठान लिया कि अब वह समाज को भी जवाब देगी, पर शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से। उसने निश्चय किया कि वह अपने काम से ये साबित करेगी कि नौकरी और घर एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हो सकते हैं। उसी सप्ताह उसने एक सामाजिक पहल शुरू की। गांव की गरीब लड़कियों के लिए मुफ्त करियर मार्गदर्शन। हर रविवार वह उन्हें पढ़ाती, किताबें बांटती और उनके माता पिता को समझाती कि बेटियों को पढ़ाना बोझ नहीं, वरदान है। ये पहल गांव भर में चर्चा का विषय बन गई। जिन लोगों ने पहले ताने मारे थे वह भी धीरे धीरे बहू की सराहना करने लगे। लेकिन जहां समाज बदल रहा था वहीं कुछ रिश्तेदारों की राजनीति और गहरी होती जा रही थी। पूनम चाची और दो चार औरतों ने मिलकर शांति देवी के कान भरने शुरू कर दिए, देखना, बहू गांव की औरतों को अपने पक्ष में कर रही है। कल को लोग कहेंगे कि ये घर उसी की बदौलत है। सावधान रहना बहन जी, वरना आपका वजूद खो जाएगा। अब शांति देवी के सामने असली संघर्ष था। एक तरफ उनका मन कहता, बहू सही कर रही है, वह पूरे परिवार और समाज की इज्जत बढ़ा रही है।
दूसरी तरफ समाज और रिश्तेदारों की फुसफुसाहट उनके कानों में चुभती, बहू सब पर भारी हो रही है। अनामिका जानती थी कि ये जंग अब सिर्फ नौकरी की नहीं बल्कि विश्वास और आत्मसम्मान की है। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी राजनीति हो, वह माँ का दिल जीत कर रहेगी। लेकिन क्या उसके पास उसके प्रयास रिश्तेदारों की चालाकी से जीत पाएंगे या फिर घर की दीवारों में नई दरारें पड़ेंगी? यही सवाल अब कहानी को अगले बड़े मोड़ की ओर ले जा रहा था। आगे सुनिएगा आप लोग, कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। गांव में धीरे धीरे अनामिका की पहल और उसके कर्मों की गूंज फैलने लगी थी। गरीब परिवारों की बेटियां अब उसके मार्गदर्शन में पढ़ने लगी। माता पिता उसकी तारीफ करते और कहते, बहू बिटिया ने हमारी बच्चियों के लिए उम्मीद का दिया जला दिया है। ये सुनकर अनामिका के दिल को सुकून मिलता, लेकिन यही बात रिश्तेदारों और ख़ासकर पूनम चाची को बुरी लगती। वह बार बार शांति देवी के कान भरती, बहन जी देखना, बहू सबको अपने पक्ष में कर रही है। कल को लोग कहेंगे कि इस घर की असली मुखिया वही है, आपका बेटा तो बस नाम का मालिक रह जाएगा। धीरे धीरे ये जहरीले शब्द शांति देवी के दिल में घर करने लगे। इसी बीच एक बड़ी घटना ने घर के भीतर की दरारों को और चौड़ा कर दिया। बाबूजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रोहित ऑफिस में था। अनामिका दफ्तर से मीटिंग के बीच में ही भागकर घर पहुंची और तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर बाबूजी को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो जान पर खतरा हो सकता था। इस घटना ने फिर साबित कर दिया कि संकट की घड़ी में सबसे आगे अनामिका ही खड़ी होती है। बाबूजी ने अस्पताल से लौटकर रोते हुए कहा, बेटी तू तो सचमुच इस घर की देवी है। लेकिन उसी समय पूनम चाची वहाँ आ पहुँची और बोली, हाँ हाँ देवी तो है, लेकिन ध्यान रखना बहन जी, देवी कभी कभी अहंकारी भी बन जाती है। उनका इशारा साफ था और शांति देवी का चेहरा फिर कठोर हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत बुलवाई गई। मुद्दा ये था कि घर की बहुएं कितनी सीमा तक बाहर नौकरी करें और समाज की मर्यादा को तोड़े बिना आगे बढ़ें। सबकी निगाहें सीधे अनामिका और शांति देवी पर थीं। पूनम चाची ने सभा में खड़े होकर कहा, हमारी बहुएं अब अफसर बनकर सास को मंच पर चढ़ाती हैं और खुद की छवि चमकाती हैं। अगर यही चलता रहा तो कल को माँ बाप की कोई अहमियत नहीं बचेगी। ये सुनकर सभा में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे। शांति देवी का दिल डगमगा गया। वह चाहती थी कि सबके सामने अपनी बहू का पक्ष ले, लेकिन समाज के दबाव में उनके ओठ सिल दिए। तभी अनामिका खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में दम था। उसने कहा, आज मैं आप सबके सामने एक सवाल रखती हूँ। अगर बहू चुप रहे तो कहा जाता है कि वह निकम्मी है, और अगर वह मेहनत करे, नाम कमाए, तो कहा जाता है कि वह सास से ऊपर हो रही है। आखिर औरत करे तो करे क्या? क्या बहू का कर्तव्य सिर्फ रसोई तक सीमित है? क्या वह घर के साथ साथ काम का भी नाम रोशन नहीं कर सकती? मैंने कभी माँ जी को छोटा नहीं किया। मैंने तो हमेशा उन्हें अपना सहारा माना। अगर पुरस्कार मंच पर मैंने उन्हें बुलाया तो ये मेरा गर्व था, मेरा दिखावा नहीं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन हर शब्द सभा के दिल में उतर रहा था। सभा में बैठे कई बुजुर्ग और औरतें सिर हिलाने लगे। हाँ, बहू सही कह रही है। एक वृद्ध ने कहा, हमेशा हमने चाहा कि हमारी बेटियां और बहुएं पढ़े लिखें और नाम कमाएं। अगर अनामिका ने ये किया है तो हमें उस पर गर्व होना चाहिए, ना कि शक। लेकिन पूनम चाची फिर से बोली, बहू कितनी भी अच्छी हो, अगर वह सास के खिलाफ बोलने लगे तो घर बिखर जाता है। इस बार शांति देवी खड़ी हुई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूरे गांव के सामने कहा, आज मैं सच मानती हूँ कि गलती मेरी थी। मैंने अपने बहू की मेहनत को ताने समझा, उसके त्याग को बोझ समझा। लोग क्या कहेंगे, इसी डर में मैं उसके साथ खड़ी नहीं हो पाई। पर अब मैं सबके सामने कहती हूँ कि अनामिका सिर्फ सरकारी नौकरी वाली बहू नहीं है, वह मेरी बेटी है। उसने हमारे घर का मान बढ़ाया है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। ये सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। पूनम चाची चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गईं। अनामिका की आंखों से आंसू बरस पड़े। वह दौड़कर सास के पैरों में गिर गई और बोली, माँ, मुझे सिर्फ आपका भरोसा चाहिए था, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शांति देवी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, अब से तू मेरी बहू नहीं, मेरी शान है। उस दिन के बाद गांव का नज़रिया भी बदल गया। औरतें अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित होने लगीं। लोग कहने लगे, देखो, सरकारी नौकरी वाली बहू ने साबित कर दिया कि घर और नौकरी दोनों साथ चल सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि समाज की ईर्ष्या आसानी से ख़त्म नहीं होती। सवाल अब ये था कि क्या रिश्तेदारों की साजिशें सचमुच रुकेंगी या फिर नई चुनौती सामने आएगी। पंचायत के उस दिन के बाद पूरे गांव में अनामिका की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग खुलेआम कहते, शांति देवी भाग्यशाली हैं जो उन्हें ऐसी बहू मिली। बच्चियों के माता पिता भी
उन्हें प्रेरित करने लगे और अब अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे आने लगे। यहाँ तक कि स्कूल के अध्यापक भी कहते, अनामिका जी हमारे गांव की रोल मॉडल हैं। ये सुनकर शांति देवी का दिल गर्व से भर जाता, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं एक डर भी बैठा रहता। क्या बहू सचमुच मेरी पकड़ से निकल जाएगी? ये डर बार बार रिश्तेदारों के तानों से और गहराता। पूनम चाची और उनके साथ कुछ और नाते रिश्तेदार पंचायत में हुई अपनी हार को पचा नहीं पा रहे थे। वे आपस में बैठकर बातें करते। बहू ने सबके सामने हमें चुप करा दिया, लेकिन हमें हार मानने की आदत नहीं। धीरे धीरे उन्होंने नई चाल चली। वह गांव में अफवाहें फैलाने लगे। अनामिका बहू तो बड़ी अफसर है, लेकिन अब उसकी नज़र गांव की ज़मीन जायदाद पर है। कल को वह सास ससुर को किनारे कर सब अपने नाम करवा लेगी। ये बातें धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगी। एक दिन शाम को जब शांति देवी मंदिर से लौटी तो पड़ोस की औरतों ने उन्हें रोका और कहा, बहन जी, हमें तो डर लगता है कहीं आपकी बहू सब कुछ अपने कब्जे में न कर ले। हमने सुना है अफसर लोग दस्तखत करवा लेते हैं। ये सुनते ही शांति देवी का दिल कांप उठा। वह घर पहुंची और अनामिका को बुलाकर सीधे पूछ बैठी, बहू सच सच बता, तू हमारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है क्या? अनामिका ये सुनकर सन रह गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए कहा, माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कब ऐसा सोचा? मेरी सबसे बड़ी पूंजी तो आपका विश्वास है। अगर वही खो दूँ तो सब व्यर्थ है। शांति देवी चुप हो गई, पर उनके मन का डर पूरी तरह मिटा नहीं। उस रात अनामिका छत पर बैठी देर तक सोचती रही। उसे समझ आ गया कि ये सब पूनम चाची और बाकी ईर्ष्यालु रिश्तेदारों की चाल है। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ सफाई नहीं देगी, बल्कि सच को सबके सामने उजागर करेगी। अगले ही दिन उसने गांव की महिलाओं और पंचायत के बुजुर्गों को बुलाकर एक बैठक रखी और साफ शब्दों में कहा, मेरे खिलाफ जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वे झूठ हैं। अगर किसी को लगता है कि मैंने कभी ज़मीन जायदाद पर हक जताया है तो अभी सामने आकर कहे। सभा में खामोशी छा गई। तभी एक बुजुर्ग बोले, हम जानते हैं बहू, ये सब कुछ झूठ है। तेरी नियत पर कोई शक नहीं कर सकता। कुछ और औरतें भी बोली, अनामिका जी ने तो हमेशा दूसरों का भला किया है, वह कैसे लालची हो सकती हैं। धीरे धीरे सबने उसका पक्ष लिया। ये देखकर पूनम चाची और उनके साथी बुरी तरह बौखला गए और उनकी चाल उल्टी पड़ गई। शांति देवी की आंखों से पर्दा हटने लगा और उन्होंने सबके सामने कहा, आज मैं मानती हूँ कि मेरी बहू पर लगने वाले सारे आरोप झूठे हैं। ये घर उसी की वजह से सुरक्षित है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं वे असल में हमारी खुशियाँ छीनना चाहते हैं। अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ के पैरों को छूकर कहा, माँ, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि आप मेरा विश्वास करें। शांति देवी ने उसे गले से लगा लिया और सबके सामने कहा, अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं अपनी बहू के साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन रिश्तेदारों की ईर्ष्या इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं थी। हार मानकर भी उन्होंने मन ही मन कसम खा ली, अब हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। अनामिका को ये आभास हो गया था कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है और अब उसे और भी मजबूत होकर अगली चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पूनम चाची और उनके साथी रिश्तेदार कई बार हार मानकर भी अपनी ईर्ष्या से बाहर नहीं आए। इस बार उन्होंने गांव में ये अफवाह फैलानी शुरू की कि अनामिका ने सरकारी अफसर बनकर गांव की लड़कियों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया है, ताकि एक दिन सब उस पर निर्भर हो जाए और वह राजनीति में कदम रखे। वह औरतों के बीच बैठकर कहती, देख लेना, बहू का अगला इरादा नेता बनने का है, तब तो पूरा गांव उसके नाम से चलेगा। इन झूठी बातों से फिर से घर का माहौल बिगड़ने लगा और कुछ लोग सोचने लगे कि शायद इसमें सच्चाई हो। एक दिन गांव में सामूहिक सभा रखी गई जिसमें सबको बुलाया गया और रिश्तेदारों ने वहां भी अनामिका के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और पूरी तरीके से उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन इस बार अनामिका ने बहुत शांति और दृढ़ता से कहा, अगर पढ़ाई और मेहनत का संदेश देना राजनीति है तो हाँ, मैं ये राजनीति करती रहूँगी, पर मेरा मकसद कभी सत्ता नहीं, समाज को बदलना है। मैं अपनी नौकरी और अपने घर को साथ लेकर चलना चाहती हूँ। मुझे किसी का अधिकार छीनने की लालसा नहीं। मेरी असली पहचान मेरी सास का आशीर्वाद और मेरे पति का विश्वास है। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई और नम्रता थी कि सबकी आंखें भर आईं। शांति देवी, जो अब तक रिश्तेदारों की बातों में आकर डगमगाती थी, इस बार पूरी मजबूती से खड़ी हो गई और सबके सामने कहा, आज मैं साफ कहती हूँ कि मेरी बहू मेरी बेटी है। उसके खिलाफ जो भी बोलेगा वह मेरा अपमान करेगा। ये घर उसकी मेहनत और त्याग से उजाला पा रहा है। मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरी पहचान मेरी बहू की पहचान से जुड़ी है। उनकी आवाज़ में इतना आत्मविश्वास था कि पूनम चाची और बाकी सब रिश्तेदारों की बोलती बंद हो गई और सभा तालियों से गूंज उठी। उस दिन के बाद हालात बदल गए। समाज ने अनामिका को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उसकी मिसाल देने लगा।
लड़कियों के माता पिता कहते हम भी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे ताकि वह भी अनामिका जैसे बन सकें। रोहित और बाबूजी की आंखों में सुकून था कि परिवार अब एकजुट हो गया और सबसे बड़ी बात ये थी कि शांति देवी का दिल सचमुच बदल चुका था। अब वह हर जगह गर्व से कहती, मेरी बहू सिर्फ सरकारी नौकरी वाली बहू नहीं बल्कि इस घर का गौरव है। अनामिका के लिए ये जीत नौकरी से बड़ी थी। उसने न केवल अपना सम्मान पाया बल्कि अपने रिश्तों को भी बचा लिया। उसने साबित कर दिया कि औरत अगर चाहे तो नौकरी और घर दोनों को एक साथ संभाल सकती है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कहानी यहीं पूरी होती है, जहाँ तक बहू ने अपने साहस, धैर्य और सच्चाई से समाज की सोच बदल दी और अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ी। तो दोस्तों, ये थी सरकारी नौकरी वाली बहू की दिल छू लेने वाली कहानी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि औरत का संघर्ष केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह नौकरी और समाज दोनों में अपनी मेहनत और ईमानदारी से परिवार का मान बढ़ा सकती है। अनामिका ने साबित कर दिया कि अगर सच्चाई और हिम्मत साथ हो तो ताने भी तालियों में बदल जाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।